नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूं। एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल का जो नोटिस था जो आने वाला था 1 तारीख को, अब आ चुका है। और इस वीडियो में आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें जरूरी है और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप फॉर्म भरे, सब मैं बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलते हैं नोटिस पे। नोटिस पढ़ते हैं क्या है और एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रही है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो स्टार्ट का डेट है, मतलब 3/4, मतलब क्या है 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल से कब तक चलेगी, 3 मई तक चलेगी, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आपको देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो एप्लीकेशन की डेट होती है ना, उसके 2-4 दिन में ही आप एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि लास्ट डेट पे जाएंगे, उससे पहले भरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन भरी नहीं जाएगी और आपको दिक्कत हो जाएगी और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उससे आपको परेशानी हो जाएगी कि आप पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको 1-2 दिन में ही आपको फॉर्म डाल देना है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, 3 मई। 3 मई 2023 को क्या रहेगी आपकी लास्ट डेट रहेगी, 11 बजे तक रात के। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट जो भी आपने फॉर्म भरा है, उसके बाद पेमेंट की लास्ट डेट क्या रहेगी, 4 तारीख, उससे अगले दिन तक। ठीक है, 23/00 11 बजे तक। फिर चालान, जैसे आप सपोज करो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे, आप चालान बनवा रहे हैं, एसबीआई बैंक का अगर चालान बनाते हैं तो आप चालान कब तक बनवा सकते हैं, 4 तारीख तक, 4 मई तक बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं चाहते, ऑफलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, चालान के थ्रू। उसके बाद जो पेमेंट होगी चालान की, वो आप कब तक करेंगे, 5/5/2023 तक। मतलब ये आपका चालान निकलवाने की डेट है 4 तारीख, और चालान से पेमेंट अगले दिन ही करनी पड़ेगी आपको 5/5/2023। मतलब क्या है इसका, 5 मई तक। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं करेक्शन की डेट पर। जो अगर आप सपोज करो आपने फॉर्म भरा और उसमें गलतियां कर दी आपने बहुत, या गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, अब उसकी करेक्शन की डेट कब है आपकी, 7 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में रहेगी। क्या डेट रहेगी, 7 तारीख से 8 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं, 7 से 8 के तक। ठीक है, 11 बजे तक। ठीक है, रात के। उसके बाद शेड्यूल जो है टीयर 1 एग्जाम का, पहले जो टीयर होगा आपका सीबीटी एग्जाम, सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो रहेगा, आपकी डेट उसकी है जुलाई में। जुलाई में इसकी डेट आई है, बता भी दी है मैंने डेट। अगर आपने वो नोटिस नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखे, तो इस वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, आपको डेट पता लग जाएगी कब आपका पेपर होने वाला है, पहला टीयर। ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। उसके बाद टीयर 2 जो है आपका, नोटिस नहीं आया इसका कब हो गया, ये डेट आपको बाद में पता लगेगी। ठीक है, टीयर 1 की आपको डेट पता लग गई जुलाई में कब पेपर होना है। ठीक है, तो वो डेट देख लेना आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ताकि आप तैयारी में आपको बेनिफिट मिले, कब तक ये तैयारी करनी है और कितने दिन का पास टाइम है आपके पास, ताकि आपको पता लग जाए, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है। उसके बाद वैकेंसीज की बात करूँ तो 7500 वैकेंसी है आपके पास। ठीक है, कितनी है, 7500, 7500 वैकेंसी है। 7500 वैकेंसी कम नहीं होती, अभी 35,000 के अराउंड वैकेंसी आई थी, अब 7500 वैकेंसी इसमें भी है। तो आप क्या करें, इस फॉर्म को भरें, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज काफ़ी होती है, कम नहीं है। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ पोस्ट क्या है, मतलब हमारी इसमें कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको, या तो ग्रुप बी की पोस्ट मिलेगी या ग्रुप सी की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपकी कब से काउंट करी जाएगी, 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2023 से आपकी काउंट करी जाएगी एज। ठीक है, एज लिमिट कब से काउंट करी जाएगी, 1 अगस्त 2023 से। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट जो रहेगी 18 से 27 साल रहेगी। 18 से 27 साल रहेगी आपकी एज। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। किस लेवल के लिए, कुछ पोस्टों में ये 4 से लेवल 4 और 5, जो लेवल 4 की और 5 की कुछ पोस्टें हैं, ज़्यादातर जो लेवल 4 और 5 की जो पोस्ट है उसमें आपकी 18 से 27 एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 साल जो अगर की उम्र होती है तो लेवल 7 की पोस्ट होगी। ठीक है, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के उसमें आ रही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो इसमें कौन सी पोस्ट रहेगी, लेवल 7 की पोस्ट रहेगी। ठीक है, इसमें पोस्ट कौन सी रहेगी, लेवल 7 वाली। ठीक है, थोड़ा ग्रेड पे ज्यादा रहेगा उसका लेवल अप होगा 4-5 से। ठीक है, 18 से 30 साल की बात करो तो लेवल 6 और 7 की इसमें आपकी क्या रहेगी, जॉब रहेगी। और 18 से 32 साल की अगर उम्र चाहिए तो लेवल 6 की जॉब, मतलब 18 से 32 वाली कैटेगरी में लेवल 6 की जॉब आएंगी। ठीक है, कुछ लेवल की 6 की आ जाएंगी, और 18 से 30 वाली में लेवल 6 की भी आ सकती है, लेवल 7 की कुछ जॉब होंगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज है सारा ये, मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आपको वहां से पता लग जाएगा कौन सी एज में कौन सी जॉब कैटेगरी में कौन सी जॉब आ रही है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा नोटिस में आपको लिंक में भी डाल दूंगा ताकि आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, ऑनलाइन साइट क्या रहेगी आपकी, आप कैसे फॉर्म भरेंगे, एक ये साइट है आपकी ssc.nic.in, इस पे जाना पड़ेगा आपको और वहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अपने आराम से। ठीक है, आपकी इसकी फीस क्या रहेगी, 100 रुपीज, खाली 100, मात्र 100 रुपीज। ठीक है, ज्यादा नहीं है। और अगर SC/ST कैटेगरी में आते हैं आप, SC/ST या फिर आप PWBD में आते हैं या वुमेन कैंडिडेट है, तो क्या करेंगे, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, इनको कोई फीस नहीं देनी।
इनको कोई फीस नहीं देनी आपको, ठीक है। तो आपको कोई जीरो में ही आप ये फॉर्म भरेंगे। रिलैक्सेशन क्या है, देखो अब एज में जो रिलैक्सेशन है वो बात कर रहा हूँ मैं। SC ST से हैं अगर आप, तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी एज में। सपोज करो आपकी उम्र 27 साल है, 32 साल है, और आप इस कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं, पहली कैटेगरी में लेवल 4 और 5 के अंदर, तो आप भर सकते हैं। 32 साल तक आप भर सकते हैं वो, क्योंकि 5 साल को आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से OBC की बात करें तो 3 साल की छूट मिलेगी आपको, ठीक है। PWBD की बात करें, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी की 10 साल की छूट मिल जाएगी आपको पूरी। और अगर PWBD में ही आप OBC हैं तो 13 साल की छूट, PWBD में SC ST है तो 15 साल की छूट, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया छूट है ये, ऐसा नहीं है रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन बहुत है एज में। और एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है, सर्विस के बाद। अगर आपकी सर्विस आज खत्म हुई सपोज करो, तो आपको 3 साल तक उसके रिजर्वेशन में आप भर सकते हैं फॉर्म, 3 साल तक, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जो जरूरी है। पहली जो जॉब है ये आपकी लेवल 8 की जॉब है, जो मैं बताने वाला हूँ, लेवल 8 की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। सबसे बढ़िया पोस्ट है इसमें, लेवल 8 है इसका, सबसे बढ़िया पोस्ट है CGL के अंदर ये, ठीक है। तो इसकी जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री तो जरूरी है, आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, अगर आपने ग्रेजुएट हैं आप, तो इस फॉर्म को अप्लाई करें, बहुत अच्छी जॉब है ये, इसी के लिए अप्लाई करें, ठीक है। लेवल 8 की जॉब है, ठीक है। इसमें थोड़े मार्क्स ज़्यादा चाहिए, तो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं इस चैनल से, तो तैयारी को करते रहें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या, और उसके साथ में कम से कम 60% होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, 12वीं में कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए मैथ के अंदर। अगर नहीं है तो आप इस जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए नहीं भर सकते, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों कुछ और पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं जो जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है, उसमें क्या रहेगी, आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपके साथ सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, कैंडिडेट्स के पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए ऐसा सब्जेक्ट के रूप में, तीनों ईयर में, तीनों सालों पे होनी चाहिए। और जो भी सेमेस्टर वाइज अगर है तो हर सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर्स में क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल NHRCC में, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ में आपके पास एक रिसर्च वर्क होना चाहिए, 1 साल का आप कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ऑल अदर पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम, और इसके बाद जो बची हुई पोस्ट है उन पे बैचलर डिग्री कम से कम आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस फॉर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन। जो कैंडिडेट पता है अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, कम से कम उन्हें जो क्वालिफिकेशन है, कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त तक कम से कम वो पास हो जाएं, ग्रेजुएशन पास हो जाएं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट क्या है, सपोज करो वो अभी फाइनल ईयर में है, लास्ट ईयर में चल रहा है, और 1 अगस्त से पहले वो अगर पास हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो ये फॉर्म वो भर सकता है आराम से, उसे कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन डेट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है आपकी, 1 अगस्त डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन की जो स्कीम रहेगी वो क्या रहेगी, 2 टीयर में एग्जाम होने वाला है आपका, एक होगा टीयर 1, एक टीयर 2, ठीक है। देखो मैंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये टीयर 1 टीयर 2 जो एग्जाम पैटर्न था, मैंने जो नई एग्जाम पैटर्न है CGL का वो मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसको वहां से आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, ठीक है। कौन कौन से कैसे तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं, तो वो वीडियो देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना है, ठीक है, क्या एग्जाम में होने वाला है। तो अब 2 टीयर में हमारा एग्जाम होगा, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। अब टीयर 2 में क्या होगा, आपके पास 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 किसके लिए होगा, जो सारी पोस्टों के लिए होगा, ठीक है। अगर आप JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जाते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल ग्रेड ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए जा रहे हैं आप, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया आपने वो कर रखा है, फिलफिल कर रखा है, तो पेपर 2 आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर 1 ही देंगे खाली, ठीक है। और अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर पोस्ट के लिए वो करा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है और उसके लिए अप्लाई करा है, तो आप पेपर 3 भी देना पड़ेगा, मतलब आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। अगर आप खाली और अदर पोस्ट के लिए जाते हैं तो खाली पेपर 1 ही देना है आपको, ठीक है। पेपर 1 में जो होना है वो सारा मैंने बता दिया एक वीडियो में, तो आप वो वीडियो वॉच कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या चीज़ आने वाली है, ठीक है। उसके बाद DEST मतलब क्या है इसका, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये सबके लिए पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, मतलब आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हर पोस्ट में देना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका,
आपको टाइपिंग हर पोस्ट पे देनी है। अब टाइपिंग मैंडेटरी कर दिया हर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात थी इस नोटिस में मैंने सारी आपको बता दी है, क्लियर कर दी है। तो आपको क्या करना है, इस नोटिस को देखना है, समझना है और उसके हिसाब से अपनी जो आपकी चॉइस है उस चॉइस पे जाके आपको वो फॉर्म भरना है। उस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाना है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डाल दें, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या है जल्दी डालना इसलिए क्योंकि फॉर्म की अगर लास्ट डेट में डालते हैं आपको दिक्कत हो जाएगी, वहाँ फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐसा भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप सीधा एसएससी की साइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, इस चैनल से तैयारी स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री की मैं देखो चौथा 6 पार्ट भी दे दिया है। जितने भी क्वेश्चंस जो भी पेपर में आए हुए हैं और जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको मदद भी मिल रही होगी उससे। तो वो वीडियो का लुत्फ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे ये वीडियो जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।